Welcome to the topic marginal costing. It is a chapter from cost accounting. Marginal costing में हम लोग ये important equations सीखने वाले हैं. And based on this equation, we are going to solve questions. The first equation is sales minus variable cost is equal to contribution. Second is profit volume ratio called as PV ratio. Contribution divided by sales. Break even point, that is BEP sales. उसके calculation के equations. Required sales to a certain amount of profit, margin of safety, and two other equations, that is different ratio or a different equation formula for calculation of PV ratio and calculation of variable cost per unit. Now marginal costing technique is based on the technique based on decision making based on variable cost. So first of all we should know what is fixed cost and what is variable cost. मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जहां पर डिसीजन लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. नाउ फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच डू नॉट वेरी विद द चेंज इन वॉल्यूम. अगर हम लोग वॉल्यूम आउटपुट बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं तो उसके हिसाब से कॉस्ट जो चेंज नहीं होता है दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट अक्रू इन रिलेशन टू द टाइम, दैट इज रेंट. जैसे रेंट हमको हर महीने देना है. रेंट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन. Fixed costs therefore are also related to the passage of time. For this reason fixed costs are also known as period cost. जैसे 2 महीना होगा तो हमको 2 महीने का रेंट देना होगा, 3 महीना होगा 3 महीने का रेंट देना होगा. सो इट्स रिलेटेड टू द पैसेज ऑफ टाइम. टाइम के हिसाब से कॉस्ट इनकर होगा. So it is also called as period cost. Fixed cost is also called as capacity cost. Now it is a cost which remain fixed up to a certain capacity. अगर हमारे समझो मशीन है जिसकी 5000 की कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, तो वहां तक जो खर्चा फिक्स रहेगा. अगर हमको 5000 से ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो वी हैव टू बाय वन मोर मशीन. तो वहां पर खर्चा बढ़ेगा क्योंकि कैपेसिटी हैज एक्सीडेड. So capacity costs are those costs are the costs incurred to create the existing production capacity of the business. Thus the fixed cost will not change as long as the capacity remains the same. Increase in capacity however will require the additional fixed cost. अगर हम लोग कैपेसिटी को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमारा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए. Variable cost are the costs that tend to vary in direct proportion to volume. वॉल्यूम के साथ जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होता है तो कॉस्ट कम होगा. दैट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस. ऑन द कॉन्ट्ररी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस व्हेन द वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो वॉल्यूम बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ेगा, वो आउटपुट कम होता है तो कॉस्ट कम हो जाएगा. दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट. एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, वेजेस पेड ऑन पीस रेट बेसिस. ये वेरिएबल कॉस्ट है. तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि जहां पर विल सी दिस एग्जाम्पल नाउ. सो विल टेक एग्जाम्पल नाउ. अगर समझो हम लोग कोई एक प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं तो उसका जो मटेरियल कॉस्ट है और जो वेजेस पर यूनिट दे रहे हैं हम लोग पीस रेट बेसिस, उसका खर्चा 6 रुपए आ रहा है एक यूनिट के पीछे. So to produce 1 unit, we require raw material plus wages. We require to incur the expense of 6 rupees, और जिसको हम लोग 10 रुपए में बेच रहे हैं. मतलब एक यूनिट बेचकर हमको 4 रुपए मिल रहा है. बट ये हमारा प्रॉफिट नहीं है क्योंकि जिस फैक्ट्री में हम लोग ये प्रोडक्शन करें उसका महीने का 4000 भाड़ा भी देना है. मतलब ये आप प्रोडक्शन 800 यूनिट्स का करो, 1000 करो, 1500 करो, रेंट विल रिमेन द फिक्स. ये जो रेंट है वो हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया, और ये जो मटेरियल कॉस्ट है और वेजेस कॉस्ट है वो क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, विच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द वॉल्यूम. और ये जो रेंट है फैक्ट्री का दैट बिकम्स अ फिक्स कॉस्ट. आपका चाहे जो भी वॉल्यूम हो, ये फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम. नाउ सपोजिंग अगर हम लोग यहाँ पर 800 यूनिट बनाकर बेच रहे हैं तो 10 रुपए के हिसाब से हमारा सेल्स जो है वो 8000
का होगा 6 रुपए के हिसाब से हमारा 800 यूनिट का खर्चा जो है वो क्या होगा 4800 हो जाएगा। तो हमारे हाथ में जो पैसा बचने वाला है वो कितना होगा 3200, दैट विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन लेफ्ट ओवर। अब इस 3200 में से हमको 4000 का रेंट देना है, मतलब हमारे बिजनेस को क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है 800 रुपए का। अगर 800 यूनिट्स की जगह पर हम लोग 1000 यूनिट्स बनाकर बेच रहे हैं तो 10 रुपए के हिसाब से हमारा सेल्स जो है वो 10,000 रुपीज होगा। 6 रुपए के हिसाब से 1000 यूनिट्स बनाने के लिए जो खर्चा आएगा वो 6000 रुपये होगा, मतलब 4000 विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन लेफ्ट ओवर। उस 4000 में से हमको जगह का भाड़ा देना है 4000, मतलब अल्टीमेटली 0 हो गया प्रॉफिट। Now this is a situation of no profit, no loss, which is nothing but called as break even point, which is nothing but called as break even point. अगर हम लोग 1500 यूनिट्स बनाकर बेच रहे हैं तो 15,000 का सेल होगा 10 रुपए के हिसाब से। 6 रुपए के हिसाब से 1500 यूनिट्स बनाने का जो खर्चा है वो 9000 होगा। सो कॉन्ट्रीब्यूशन लेफ्ट ओवर इज 6000, जिसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 4000 तो प्रॉफिट होगा 2000। तो एक चीज आपको यहाँ पर पता चल गई होगी, contribution is only the excess of sales over variable cost, it is not the profit, it is only excess of sales over the variable cost। और उस contribution में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट या फिर लॉस। आप देख सकते हो यहाँ पर, if contribution is more than fixed asset, if contribution is more than fixed cost तो प्रॉफिट होगा, if contribution is less than fixed cost then it will be a loss। break even point is a point where there is no profit, no loss। below the BEP there is firm is going to incur loss, and above the BEP firm is going to enjoy the profit। तो इस टेबल में अभी हमने दिखा है यहाँ पर कि पर यूनिट एक प्रोडक्ट 10 रुपए में बेच रहे हैं, जिसको बनाने के लिए 6 रुपया खर्चा आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन 4 रुपए है। अगर हम लोग 800 यूनिट्स बनाकर बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है 800 रुपए का। 1000 यूनिट्स बनाकर बेच रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। और 1500 यूनिट्स बनाकर बेच रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2000, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2000। कुछ कंसेप्ट्स में आते हैं और कुछ फॉर्मूलाज, इक्वेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला वाला फॉर्मूला है, पहला वाला इक्वेशन है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 4। अब वैसे रुपीज में भी देख सकते हो 15,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है तो क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस, तो ये रहा कॉन्ट्रीब्यूशन। पहले वाले इक्वेशन के लिए सेलिंग प्राइस 10 रुपीज लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपीज, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 4 रुपीज। अगर हम लोग अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं तो सेल्स हो गया 15,000 1500 यूनिट्स के लिए, लेस वेरिएबल कॉस्ट 9,000, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000। तो यहाँ पर हमको अभी कंसेप्ट समझना है, व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन? Contribution. The contribution is the most important concept in the marginal costing. The difference between the sales value and the marginal cost. Marginal cost मतलब variable cost. The difference between the sales value and the marginal cost. Marginal cost मतलब variable cost is called as contribution. तो contribution का formula क्या होगा, sales minus marginal cost. Sales minus marginal cost. This contribution is nothing but your gross profit of the business. It's similar to your gross profit. The fixed costs are deducted from the contribution to arrive at the net profit of the concern. इस contribution में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट आएगा। If the contribution is less than the fixed cost, the concern is said to suffer a loss. Contribution अगर आपका कम है किससे, फिक्स कॉस्ट से, जैसे हमने हमारे टेबल में देखा था, यहाँ पर contribution अगर हमारा कम है, if contribution is less than the fixed cost, यहाँ पर contribution आ रहा है हमारा 800 यूनिट्स बनाकर बेच रहे, तो contribution आ रहा है 3,200 which is less than the fixed cost of 4,000, the concern incurs the loss, and if contribution is more than the fixed cost, the firm enjoys the profit. Firm enjoys the
प्रॉफिट तो कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू द ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा क्यों बोला जाता है? से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, समझो हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, हम लोग वहां पर रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, हम लोग 10,000 में खरीद रहे, 12,000 में बेच रहे, या फिर 10,000 में खरीद रहे, 15,000 में बेच रहे, वो जो 5,000 हमारा वो कंट्रीब्यूशन है। 10,000 इज अवर वेरिएबल कॉस्ट, 15,000 इज अवर सेलिंग प्राइस। 10,000 में खरीद रहे, 15,000 में बेच रहे, जो डिफरेंस है 5,000 का, वो हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो 5,000 का प्रॉफिट है उसमें से हमको उस ऑफिस का भाड़ा देना है, मतलब शोरूम का रेंट देना है, वहां पर सेल्समैन रखा है उसका पगार देना है, उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का बिल भरना है, तो वो नेट प्रॉफिट नहीं है, वो सिर्फ क्या है? कंट्रीब्यूशन है। सो कंट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू योर ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट माइनस करते, तब जो आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस हो सकता है, तो वो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस होगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वेशन में। हमने देखा था पहला वाला, यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन था हमारा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। दिस वी हैव डिस्कस। दूसरा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग का, इज आल्सो कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। क्यों ऐसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन? की इसका फॉर्मूला है वैसे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, therefore contribution to sales ratio. Now this ratio is expressed in percentage. अगर परसेंटेज है तो डेफिनेटली इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 100 से। हमारा फॉर्मूला क्या होगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बारे में। वी डिस्कस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। Marginal costing by its definition means the ascertainment, that is find out, ascertainment of the effect on profit of change in the volume and type of output. अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे, टाइप ऑफ आउटपुट चेंज करेंगे, तो हमारे प्रॉफिट पर क्या असर होगा, ये जहां पर ढूंढा जाता है वो टेक्निक है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्टिंग। सच ascertainment of the impact of changes in volume of output on profit is done by the means of profit volume ratio. The profit volume ratio indicates the contribution per rupee of sales. Profit volume ratio indicates the contribution per rupee of sales. अभी ये क्या है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। अभी हमने कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन देखा था। कंट्रीब्यूशन वी हैव कैलकुलेटेड सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर याद रखो, अगर आप पर यूनिट में कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, अगर आप अमाउंट में कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। इट्स अ परसेंटेज आउट ऑफ 100। तो क्या हो रहा है देखो, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स पर यूनिट की बात करते हैं। 10 रुपए सेलिंग प्राइस है तो कंट्रीब्यूशन 4 रुपए है, तो कंट्रीब्यूशन 4 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 10 रुपए पर यूनिट, तो 4 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो कितना हो गया? 40%। 40% का मतलब होता है 40 आउट ऑफ 100, 100 में से 40। तो 100 रुपए का अगर सेल्स है तो 40 रुपए हमारा कंट्रीब्यूशन है। 100 रुपए का सेल्स है तो 40 रुपए कंट्रीब्यूशन है। वही अगर आप अमाउंट के लिए कैलकुलेट करते हो तो सेल्स अगर 15,000 है, कंट्रीब्यूशन 6,000 है। हमने टेबल में देखा, ये कंट्रीब्यूशन 6,000 है, सेल्स 15,000 है, तो उसका भी रेशियो निकालोगे, पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन 6,000 डिवाइड बाय सेल्स 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल गिव यू आंसर एज 40%। तो पीवी रेशियो का फीचर याद रखो, पर यूनिट कैलकुलेट करो चाहे टोटल में कैलकुलेट करो, आंसर विल रिमेन द सेम। अब जब हम लोग बोलते हैं 40%, तो ये ऐसे हो गया, ये न्यूमरेटर में 40, डिनोमिनेटर में 100। 40% को लिखा कैसे जाता है? 40 अपॉन 100, तो 40 डिवाइड बाय 100 मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए का अगर सेल करते हैं तो 40 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन है। 100 रुपए का सेल्स करते तो 40 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन है, या फिर अगर आप 1 रुपए का सेल करते हो तो 40 पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन है पर रुपी ऑफ सेल्स, पर रुपी ऑफ सेल्स। तो अभी हम लोग यहाँ पर वही पढ़ रहे थे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बारे में। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट्स द कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल्स। अभी हमने बोला 40%, मतलब 1 रुपए का सेल होगा तो 40 पैसा कंट्रीब्यूशन होगा, 100 रुपए का सेल होगा तो 40 रुपया कंट्रीब्यूशन होगा।
So it measures the change in the contribution due to change in volume. It shows the rate at which the profits are being earned. मतलब क्या रेट से प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या रेट से कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, ये दिखाता है. आपको पता है कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन कम होगा तो हो सकता है लॉस भी हो. तो हम लोग क्या रेट से प्रॉफिट कमा रहे हैं ये हमको पीवी रेशियो बताता है. It assists the management in taking important decisions regarding the changes in the production or sales policies. It shows the cost of each option and enables the management to choose that option which will maximize the profit. जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा एग्जैक्टली कि हमको कुछ डिसीजंस लेने होंगे. कुछ डिसीजन हमको ऑप्शन ए एक्सरसाइज करना है, ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है, ऑप्शन सी सिलेक्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्ट करना है. तो उसके लिए जो हमारा ये पीवी रेशियो का जो कैलकुलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोडक्ट का पीवी रेशियो 40% है और दूसरे का 60% है, 100 रुपए में से 60, 100 रुपए में से 40, तो डेफिनेटली 100 रुपए में से 60 रुपए वाला डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन. तो जिसका पीवी रेशियो ज्यादा होगा उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा. From the above, it is clear that the profit of a concern will be more if the PV ratio is higher. एक रेशियो है समझो 40%, दूसरा है 60%. तो 40% का मतलब है 100 रुपए में से 40 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, 60% का मतलब है 100 रुपए में से 60 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन आता है. तो डेफिनेटली 60% वाला बेहतर होगा. द पीवी रेशियो इन टर्न विल बी हायर इफ, अब ये पीवी रेशियो ज्यादा कब हो सकता है, जब आपका सेल्स वैल्यू ज्यादा है या फिर वेरिएबल कॉस्ट कम है. द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स इज लार्जर. प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो सारे प्रोडक्ट्स को बेचकर जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो ज्यादा है. Thus the profit can be maximized by, हम लोग प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज इन द सेल प्राइस, सेल प्राइस को बढ़ा दो, या फिर वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दो, कंट्रोल कर दो उसको, या फिर जो प्रोडक्ट्स का पीवी रेशियो ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस करो, उसको ज्यादा बेचो. तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं. तो प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए क्या क्या हो सकता है, सेल्स प्राइस बढ़ा दो, वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दो, कंट्रोल कर दो, या फिर जिसका पीवी रेशियो ज्यादा आ रहा है उस प्रोडक्ट के सेल्स को बढ़ा दो, उस प्रोडक्ट के सेल्स को बढ़ा दो. तो ये था आपका पीवी रेशियो से रिलेटेड डिस्कशन रिलेटेड विद द पीवी रेशियो. तो हमने पहला देखा कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट वी हैव सीन द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स. तो यहाँ पर बीईपी सेल्स इसको डिस्कस करते हैं. बीईपी इन यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स. ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में फाइंड आउट करना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एंड बीईपी इन रुपीज. मैं तीनों फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्वेश्चन एग्जाम में जब क्वेश्चन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन. आप देख सकते हो ये दोनों रुपीज वाले फॉर्मूला है जब हमको अमाउंट इन रुपीज कैलकुलेट करना है, और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब यूनिट्स में कैलकुलेट करना है. ये वाला फॉर्मूला तब यूज कर सकते हैं जब यूनिट्स वाला फॉर्मूला, ये पहला वाला अप्लाई यू हो गया है तो ये आप ये अप्लाई कर सकते हो. तो आंसर चेक करने के लिए, आंसर समझने के लिए पहले हम लोग टेबल में जाते हैं. हमको ऑलरेडी आंसर पता है, हम लोग चेक करेंगे फॉर्मूला सही है कि नहीं. हमने यहाँ पर देखा है कि नो प्रॉफिट नो सेल के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए 1000 यूनिट्स बेचना होगा, मतलब बीईपी इन यूनिट्स 1000 है. नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए 10,000 का सेल होना चाहिए, मतलब अमाउंट इन रुपीज 10,000 है. यूज करके देखते हैं फॉर्मूलाज. यहाँ पर बीईपी इन सेल्स इन यूनिट्स, अगर ये है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से. तो फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा, फिक्स कॉस्ट है 4000, फिक्स कॉस्ट कितना है 4000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4. तो यहाँ पर 4000 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4000 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर कितना आएगा 1000 यूनिट्स. आंसर कितना आएगा 1000. तो फिक्स कॉस्ट 4000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने डिस्कस किया था, पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 4 रुपीज. तो 4000 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया हमारा 1000 यूनिट्स. हमने देखा टेबल में ये सही आंसर है. 1000 यूनिट्स बेचते तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है हमारे इस एग्जांपल में, तो फॉर्मूला इज करेक्ट. तो जब भी क्वेश्चन में आएगा कैलकुलेट बीईपी सेल्स इन यूनिट्स, यूनिट्स में कैलकुलेट करो तो हमको फॉर्मूला यूज करना है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब समझो क्वेश्चन में आ गया कि कैलकुलेट करो बीईपी सेल्स इन रुपीज, तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो. देखो सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पर क्या यूज करना है, पीवी रेशियो. तो फिक्स कॉस्ट है 4000,
डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर, पीवी रेशियो इज व्हाट 40%। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो 4000 डिवाइड बाय 40%, तो आपका आंसर आता है 10,000। और आप टेबल में देखोगे दैट इज द करेक्ट आंसर। 10,000 यूनिट 10,000 रुपीज का सेल करते हैं तो पोजीशन आता है नो प्रॉफिट नो लॉस। 10,000 रुपए का सेल करते हैं तो पोजीशन आता है नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी यही फॉर्मूला बीईपी सेल्स इन रुपीस की जगह पर, ये वाले फॉर्मूले की जगह पर हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बीईपी सेल्स इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। लेकिन उसके लिए फिर ये वाला कैलकुलेशन हमारा पहले होना चाहिए कि 1000 यूनिट्स बेचते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 10,000 रुपए का सेल्स। तो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर विल रिमेन द सेम। लेकिन आपको ये डिस्कशन से पता चल गया होगा ये लास्ट वाला फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब आपने ये पहला वाला फॉर्मूला यूज किया होगा। और यूनिट्स का आंसर निकालना है तो इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा ब्रेक इवन सेल्स के बारे में। व्हाट इज ब्रेक इवन सेल्स? तो ब्रेक इवन पॉइंट मींस द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, it is the level of activity at which there is neither profit nor loss. BEP is the volume of output or sales at which the total cost is exactly equal to the total revenue. Total cost, देखो ध्यान से, total cost की बात कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट की नहीं, टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ये टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 6000 है एंड फिक्स कॉस्ट 4000 है। वेरिएबल कॉस्ट 6000 है, फिक्स कॉस्ट 4000, मिलाकर हमारा टोटल कॉस्ट 10,000 का हो गया एंड सेल्स मतलब रेवेन्यू भी 10,000 का है। सो इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सेल्स और इट इज अ पॉइंट ऑफ सेल वेयर देयर इज अ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल सेल्स की जितना है, इनकम कितना है, रेवेन्यू कितना है। बीईपी सेल्स की बात कर रहे हैं। बिलो द बीईपी, अगर हमारा बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे चल रहा है, द कंसर्न मेक्स द लॉसेस, कंफर्म है कि हमको लॉस होगा। At BEP लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, there is neither profit nor loss, and above BEP the concern is the profit। तो हर एक बिजनेस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है उनको ये जानना कि उनके बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है, क्योंकि उससे नीचे बिजनेस हो रहा है मतलब लॉस होगा, उससे बिजनेस ऊपर हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो दैट वाज अ कांसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। बढ़ते हमारे नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। तो यहाँ पर हमने फिलहाल क्या कैलकुलेशन समझ ले वो देख लो। 5 में से आपके 3 तो फॉर्मूले डिस्कस हुए। एक कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन आता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हो सेल्स से मल्टीप्लाइड बाय 100। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स रुपीस कैलकुलेट करने के लिए 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट है रिक्वायर्ड सेल्स। तो अगर मैं समझो क्वेश्चन पूछता खुद को ही, हम लोग खुद को ही क्वेश्चन पूछेंगे कि 2000 प्रॉफिट करने के लिए कितना यूनिट्स बेचना होगा, या फिर 2000 प्रॉफिट करने के लिए हमको कितना रुपए का सेल करना होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हमारे टेबल में से रिक्वायर्ड सेल्स, अगर हम लोग समझो यहाँ पर इस टेबल में देखते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर खुद को ही कि 2000 रुपए प्रॉफिट करने के लिए, 2000 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए कितना यूनिट्स बेचना चाहिए, तो आंसर है 1500 यूनिट्स। 2000 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए कितना रुपए का सेल होना चाहिए, अमाउंट ऑफ सेल्स, तो 15,000। ये हमारा टेबल में हमको आंसर पहले से पता है, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा इक्वेशन सेम आंसर दे रहा है कि नहीं। क्या क्वेश्चन है, 2000 रुपए प्रॉफिट करने के लिए व्हाट इज द लेवल ऑफ आउटपुट, कितना यूनिट्स बेचना चाहिए, 1500 यूनिट्स। 2000 प्रॉफिट करने के लिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड, तो कितना है, 15,000। तो ये करने के लिए जो फॉर्मूलाज है, देखो फॉर्मूलाज फॉर रिक्वायर्ड सेल्स, यूनिट्स में आंसर निकालना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। रुपीस में आंसर है तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो रुपीस। अगर आप देखोगे ये तीनों फॉर्मूले सेम है, ये तीनों फॉर्मूले वो सेम है, सिर्फ इतना है फिक्स कॉस्ट के साथ ऐड कर दो प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो, ये रहा फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो न्यूमरेटर में, बाकी बचा हुआ रिमेंस फॉर्मूला सेम। कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर 2000 रुपए प्रॉफिट करने के लिए 1500 यूनिट्स बेचना चाहिए, ये हमारा आंसर आएगा। देखो फॉर्मूला से रिक्वायर्ड सेल्स कैलकुलेशन फॉर अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2000, 2000 रुपए प्रॉफिट करने के लिए
कितना सेल्स होना चाहिए यूनिट्स में, तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट जो 4000 है, प्रॉफिट चाहिए हमको 2000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 4000 प्लस 2000 6000 हो गया, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आ गया 1500 यूनिट्स, विच इज करेक्ट। रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज, तो फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसको डिवाइड किससे करेंगे पीवी रेशियो से, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो 4000 का फिक्स कॉस्ट 2000 का प्रॉफिट मतलब 6000 हो गया, उसको डिवाइड करोगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दैट इज 40%, तो 6000 डिवाइड बाय 40%, द आंसर कम्स टू 15000, 15000 का सेल होना चाहिए, विच इज द करेक्ट आंसर। और दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स का जो आंसर आ चुका है 1500 यूनिट्स, उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से, तो 1500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस 10 रुपए से, हमारा आंसर आएगा 15000। तो रुपीज वाला जो आंसर है उसके लिए आप ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला। और आपको याद रखना है अगर हम लोग ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसका मतलब हमने ये पहला वाला फॉर्मूला पहले यूज करना चाहिए, तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज हो। सेफ्टी, नेक्स्ट कंसेप्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहली बात तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? Margin of safety is the difference between the actual sales and the sales at BEP। आपका जो एक्चुअल सेल्स चल रहा है वो उसमें से माइनस करेंगे बीईपी सेल्स, तो ये जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लार्जर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स a stronger business. Such business can continue to earn the profits even if the sales decrease, that is in recession। देखो बीईपी सेल्स पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, समझो यहाँ पर बीईपी सेल्स समझो 10,000 का है और हमारा एक्चुअल सेल्स 50,000 का है, तो 50,000 माइनस 10,000 तो 40,000 का हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो अगर रिसेशन की वजह से मार्केट में मंदी आ चुका है, रिसेशन है जिसकी वजह से हमारा 50,000 का सेल्स 30,000 भी होता है, तो भी हमारा पोजीशन अच्छा होगा क्योंकि अभी भी हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं क्योंकि बीईपी से सेल्स हमारा ज्यादा ही है। तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना बिजनेस स्ट्रांग होगा, ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। समझो हमारा एक्चुअल सेल्स 12,000 है, बीईपी सेल्स 10,000 है, तो मतलब हमारे पास सेफ्टी मार्जिन सिर्फ 2,000 का ही है। अगर रिसेशन की वजह से अगर हमारा सेल्स 12,000 से 8,000 हो गया है तो हम लोग लॉस में चला जाएगा, मतलब हमको बिजनेस बंद करके चला जाना होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बीइंग द सेल्स बियॉन्ड बीईपी, बीईपी के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आपका बेस कितना सेल्स है, इट इंडिकेट्स द कुशन और सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द फर्म इन बिजनेस साइकिल्स। तो कितना सेफ्टी हमारे पास अवेलेबल है ये दिखाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जितना ज्यादा क्वेश्चन अवेलेबल होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना शॉक अब्सॉर्बेंट पावर ज्यादा होगी बिजनेस की, बिजनेस ज्यादा देर तक चलेगा। When sales start falling due to various reasons like competition, recession, coronavirus, COVID, the firm will not incur losses till its MS is reached। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब तक है आपके पास, सेफ्टी मार्जिन है, तब तक आपको लॉस नहीं होगा। Thus, the firms with the high margin of safety can survive ups and downs in the business, whereas those firms operating with a very low margin of safety cannot face severe competition or recession। जिनके पास ये मार्जिन ही नहीं है, जो लोग नो प्रॉफिट नो लॉस के करीब बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया है तो उनको बिजनेस बंद करके घर पे जाना होगा। तो जिनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, दैट बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम, और जिनके पास ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, दैट क्वेश्चन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ पीरियड ऑफ रिसेशन, उनको उनका बिजनेस बंद करना होगा। राइट, तो अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड फॉर्मूलाज देखते हैं, उनका कैलकुलेशन देखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूलाज हैं, देखो 4 फॉर्मूलाज है। यूनिट्स में निकालना है तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, यूनिट्स में माइनस करेंगे। रुपीज में निकालना है तो रुपीज में माइनस करेंगे। रुपीज में निकालना है तो पहले यूनिट्स में आंसर निकालेंगे, उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से। अभी थोड़ा सा टेबल में समझ लो हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। ये लास्ट पॉइंट के लिए, ये जो 1500 यूनिट्स का हमारा एक्चुअल सेल्स है उसके बारे में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि 1000 यूनिट्स पर तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ही नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो मान के चलते हम लोग 1500 यूनिट्स बेच रहे हैं एट प्रेजेंट, 1500 यूनिट्स बेच रहे हैं, जब 15,000 हमारा सेल्स है तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, कैलकुलेशन कैसे होगा। यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, तो एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स 1500 यूनिट्स माइनस बीईपी सेल्स 1000 यूनिट्स,
तो 500 यूनिट्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, एक्चुअल सेल्स 15,000 का, 1500 यूनिट्स पर 15,000 का सेल्स, 1000 यूनिट्स पर 10,000 का सेल्स, तो रुपीज में 5,000 रुपए का हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। वही आंसर निकालने का तीसरा तरीका, ये जो यूनिट्स में आपने आंसर निकाला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, उसको मल्टीप्लाई करो सेलिंग प्राइस से, तो ये आ गया आपका 5,000। और फोर्थ वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से। तो हमको पता है जब हम लोग 1500 यूनिट्स बेच रहे हैं तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और हमारा पीवी रेशियो 40% है, तो 2,000 को डिवाइड करोगे 40% से तो भी आपका आंसर आएगा वो 5,000 होगा। 2,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 40% पीवी रेशियो से तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 5,000 आएगा। अब देखो यहाँ पर तीनों फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन आंसर रिमेन्स द सेम, क्योंकि कैलकुलेशन इज सेम। तो फॉर्मूला मैथ सही है, आंसर विल रिमेन द सेम। फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये तो आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर डिसाइड होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे लाइन से फॉर्मूलाज में, तो सबसे पहले हमने देखा था कंट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, उसका कैलकुलेशन कैसे है। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, उसका कैलकुलेशन कैसे है। व्हाट इज रिक्वायर्ड सेल्स, उसके फॉर्मूलाज क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आते हैं लास्ट के दो फॉर्मूलाज में, विच आर द एक्सेप्शनल फॉर्मूलाज। पीवी रेशियो, अभी ये फॉर्मूला हमको कब यूज करना है, देखते हैं कब यूज करना है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला है आपका चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, तो समझो यही टेबल जो अभी हमने टेबल डिस्कस किया था यही टेबल हमको ऐसे दिया है, 800 यूनिट्स पर सेल्स 8,000 का है, टोटल कॉस्ट 8,800, टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ये रहा 4,800 प्लस 4,000 8,800, तो लॉस है 800 का। 1,500 यूनिट्स पर 15,000 का सेल्स, टोटल कॉस्ट 9,000 और ये 4,000 मिलाकर 13,000 का टोटल कॉस्ट, 2,000 का प्रॉफिट। 1,000 यूनिट्स पर 10,000 का सेल्स, 6,000 और 4,000 10,000 का कॉस्ट। सो सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट ही आता है, 800 का लॉस, 0 प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट। लेकिन जब हमको टेबल ये दिया होगा, जब हमको ये टेबल दिया होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला पीवी रेशियो के लिए यूज नहीं कर सकते। देखो ये वाला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, क्योंकि अभी हमारे पास सेल्स है लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमको सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल प्राइस माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, जो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इस टेबल में। इस टेबल में सेल्स तो लिखा है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, उसके बदले में टोटल कॉस्ट दिया। टोटल कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमको वो नॉर्मल फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स यूज करना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चेंज इन प्रॉफिट देखो यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट है, ये 0 प्रॉफिट है, तो 2,000 माइनस 0, चेंज इन प्रॉफिट 2,000 माइनस 0 दैट इज 2,000। चेंज इन सेल्स, यहाँ का चेंज 15,000 सेल्स है, यहाँ पर 10,000 है, तो 15,000 माइनस 10,000, 5,000 का चेंज हो गया। So 2,000 is the change in profit, divided by 5,000 is the change in sales. So 2,000 divided by 5,000 multiplied by 100, again the answer remains the same, 40%. अब फॉर्मूला चाहे कुछ भी यूज करो, आंसर विल रिमेन द सेम, आंसर विल रिमेन द सेम। अभी बहुत बार होता है क्या कंफ्यूजन, ये किसी एक ही कंपनी का है, किसी एक ही फर्म का है डेटा, तो आप उसको यूज कर सकते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए डेटा दिया है, 3 साल के, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। लेकिन समझो ये डी लिमिटेड है, ये ए लिमिटेड है, ये सी लिमिटेड है, तो यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि आप दो कंपनियों का सेल का डिफरेंस, दो कंपनी का प्रॉफिट का डिफरेंस नहीं निकाल सकते। मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द सेम कंपनी फॉर 2 years। एक ही कंपनी का 2 साल का डेटा दिया है, ना कि दो कंपनी का 1 साल का डेटा। दो कंपनियों का 1 साल का डेटा है तो यू कैन नॉट कैलकुलेट द चेंज और यू कैन नॉट कैलकुलेट द डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एक कंपनी का 2 साल का डेटा होना जरूरी है। फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर इज सेम 40%। एंड द लास्ट कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। मान के चलते हमारे टेबल में हमको ये टेबल नहीं दिया है, ये वाला टेबल दिया है और हमको ढूंढना है कि ये वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया है, ये फाइंड आउट करना है इस टेबल से।
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या फॉर्मूला है? चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो अगर देखोगे आप यहाँ पर चेंज 13,000 माइनस 10,000, 13,000 माइनस 10,000 दैट इज 3,000 इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट। चेंज इन आउटपुट, वॉल्यूम में क्या चेंज है? चेंज इन द वॉल्यूम 1500 यूनिट्स माइनस 1000 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स माइनस 1000 यूनिट्स मतलब 500 का आ गया। So change in the output 1500 minus 1000 units. So 500 is the change in output. So 3000 divided by 500 that is 6 rupees per unit. ये आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया, जो कि टेबल में नहीं दिया था यहाँ पर। दिस इज द टेबल, इसमें से हमने फाइंड आउट किया कि वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया पर यूनिट का फ्रॉम दिस टेबल। तो क्या फॉर्मूला है उसके लिए? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइड बाय आउटपुट का डिफरेंस, यू विल गेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर हमारे फॉर्मूलाज का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। देखो अभी तक हमने मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है वो डिस्कस नहीं किया। सो फॉर यू डिस्कस द फॉर्मूलाज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। पहला फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन का, दूसरा था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तीसरा था ब्रेक इवन पॉइंट, फोर्थ था रिक्वायर्ड सेल्स, फिफ्थ था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट द अदर इक्वेशन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का दूसरा फॉर्मूला, another formula which is to be used in exceptional cases, and variable cost per unit कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। नाउ हम लोग जिस मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं वो एग्जैक्टली है क्या? व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कैसे करेंगे? प्राइम कॉस्ट, अपने कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में सीखा है। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों का मिलाकर जो बनता है वो प्राइम कॉस्ट है। उस प्राइम कॉस्ट में क्या करना है? हमको ऐड करना है। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? वेरिएबल ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? वेरिएबल ओवरहेड्स। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका मिलाकर बनेगा प्राइम कॉस्ट, जिसमें ऐड करना है वेरिएबल ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में क्या क्या हो सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसमें से सिर्फ वेरिएबल का पोर्शन, सिर्फ वेरिएबल का, फिक्स कॉस्ट नहीं, सिर्फ कौन सा होगा? वेरिएबल। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा कॉस्ट बनेगा? मार्जिनल कॉस्ट, विच इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या ऐड करेंगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट बनता है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट बनता है। तो क्या क्या होगा? प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड करना है वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये बन गया हमारा टोटल मार्जिनल कॉस्ट। द मार्जिनल कॉस्ट is the cost of one unit of product or service which would be avoided if that unit were not produced or provided। एक यूनिट अगर हम लोग बनाते हैं एक्स्ट्रा तो क्या एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, या फिर एक यूनिट नहीं बनाते तो क्या हमारा खर्चा बचेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्चा या फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट नहीं बनाने का खर्चा, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। Thus the marginal cost is the cost of producing one additional unit। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हो तो उसके लिए जो खर्चा लगेगा दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। नाउ वन यूनिट इन द अबव डेफिनेशन में इंडिकेट, वन यूनिट का मतलब ऐसा नहीं कि लिटरली एक यूनिट, एक यूनिट का मतलब एक सिंगल आर्टिकल हो सकता है, अ बैच ऑफ आर्टिकल्स। जैसे आप देखते हो फार्मास्यूटिकल्स में जब टैबलेट्स बनते हैं तो वो स्ट्रिप्स में आते हैं, बंचेस में होते हैं, बैचेस में प्रोडक्शन होता है। तो एक सिंगल यूनिट मतलब उनका 10,000 बैच हो सकता है, 10,000 आर्टिकल्स का एक बैच हो सकता है, जिनका प्रोडक्शन बैचेस में हो सकता है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स, देन मेडिसिन, ये बैचेस में उनका प्रोडक्शन होता है, उनका बैच नंबर होता है, एक लॉट में इतने सारे एक साथ प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एन ऑर्डर और प्रोसेस और डिपार्टमेंट, एक ऑर्डर हो सकता है 1 लाख यूनिट्स बनाने का, एक ऑर्डर, क्या हम लोग उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो वन यूनिट कैन बी कंसिस्ट ऑफ वन ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट्स बनाने का एक ऑर्डर, ये भी एक यूनिट हो सकता है। तो वन यूनिट का मतलब ये नहीं कि एक सिंगल आर्टिकल, एक सिंगल आर्टिकल भी हो सकता है, एक बैच भी हो सकता है, एक अलग ऑर्डर हो सकता है, एक डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है, एक डिपार्टमेंट हो सकता है। चेंज इन आउटपुट में आल्सो इंडिकेट इंक्रीज और डिक्रीज। हमेशा ये नहीं कि बढ़ाना ही है, कम करना भी ये कैलकुलेशन का पार्ट हो सकता है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो सकता है। मार्जिनल कॉस्ट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन ascertaining the cost of an option and taking decision as to which option to be accept or reject।
विच ऑप्शन इज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, हमको ऑप्शन को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ये डिसीजन लेना है मैनेजमेंट को। और उसके लिए मदद करेगा, वो मदद करने वाला फैक्टर कौन सा होगा, मार्जिनल कॉस्ट। वो मदद करने वाला फैक्टर कौन सा होगा, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एज डिफाइंड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, the ascertainment by differentiating between fixed and variable cost of marginal cost and the effect on profit of changes in the volume and type of output। क्या करना है, ऐसा मेथड जहां पर हम लोग फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से या फिर उसके इफेक्ट के हिसाब से प्रॉफिट पर होने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग असर्टेन फाइंड आउट करेंगे कि क्या असर होने वाला है प्रॉफिट पर अगर हम लोग वॉल्यूम या फिर टाइप ऑफ आउटपुट चेंज करेंगे। मतलब ओवरऑल हमारे जो डिसीजन है वो मार्जिनल कॉस्ट पर होंगे, फिक्स कॉस्ट पर नहीं होंगे। तो एक ऐसा मेथड है जहां पर हम लोग कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को। डिसीजन मेकिंग में फिक्स कॉस्ट हमारा रोल प्ले नहीं करेगा। The factor which will play a vital role in decision making is the variable cost called as marginal cost. It is the system in which variable costs are the charged to the cost units and fixed costs of the period are written off in full against the aggregate contribution. Aspects क्या क्या marginal costing के, तो पहले तो हमको differentiate करना है fixed cost and variable cost, और फिर effect देखना है किसका, marginal costing में effect किसका देखना है, तो ascertainment of the effect of the profit of changes in the volume and type of output, वेरिएबल कॉस्ट का असर क्या होने वाला है, अगर हम लोग वॉल्यूम और टाइप चेंज करते हैं तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट पर क्या असर होगा। तो ये थे सारे कंसेप्ट्स हमारे। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। एक बार मैं फिर से फॉर्मूलास का स्क्रीन सामने रख रहा हूं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ये है मार्जिनल कॉस्ट के इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जिसको हमने आज डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया कंसेप्ट्स को, फॉर्मूलास को। पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का, दूसरा फॉर्मूला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तीसरा फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला रिक्वायर्ड सेल्स, नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिक्वायर्ड सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड दीज आर द टू अदर इक्वेशंस। क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आल्सो।